तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके पीछे वाले टॉपिक में मैग्नेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखे हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर में जनरेट हो जाए तो करंट फ्लो करेगा। मतलब पिछले चैप्टर का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट निकाले। तो सबसे पहला टॉपिक इस पर हम लोग शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप पढ़े थे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स इतना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है। किसी भी गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का भी डेफिनेशन होगा, लिखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस number of magnetic lines of forces crossing through a given area is called magnetic flux. डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब जिस एरिया से भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो उस एरिया के लिए ये इंटीग्रेशन कर दीजिए। डी फाई का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल टू बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उस पूरे एरिया पर, जिस एरिया से आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड अगर सब पॉइंट पर सेम है तो इसको बाहर ले सकते हैं। अगर ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है तो इसको भी बाहर ले सकते हैं। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का कब लिखेंगे, जब b एंड थीटा कांस्टेंट होगा। अगर वेरिएबल है तो वो फंक्शन आपको यहाँ रख करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका यूनिट अगर आपसे पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा यूनिटलेस क्वांटिटी है। टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको बेवर कहते हैं। बेवर एक साइंटिस्ट जिनके नाम पर टेस्ला मीटर स्क्वायर को बेवर कहा जाता है, WB लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन अगर पूछें तो टेस्ला को आप बेसिक एसआई में आप लिखना जानते हैं, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमेंशन आप लिख लीजिए। इसका डायमेंशन आपको सिखाया पहले। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये सब कुछ करो। अब हम लोग इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का भी देख सकते हैं। दोनों सिमिलर टॉपिक है भाई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्क कुछ भी नहीं है। ये सपोज एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई है, दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है, जैसा भी क्वेश्चन रहे। अभी फिलहाल हम स्क्वायर ले रहे हैं। ये एक स्क्वायर लूप है जिसका लेंथ L है और यहाँ से डिस्टेंस x है, दिस डिस्टेंस इज x।
तो आपको बताना है कि इस लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन लूप। थ्रू द गिवन लूप। ये बताओ कि ये जो लूप आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना है, एल स्क्वायर। एरिया कितना है, एल स्क्वायर। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर। तो किधर, परपेंडिकुलर तो इसका दो होगा, एक डॉट और दूसरा क्रॉस। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, डॉट की क्रॉस? क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जा रहा है। हाँ, इसलिए एरिया वेक्टर जो उधर ही। वाह, वेरी गुड। ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया का जो स्मॉलर एंगल है वही एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कि इस पूरे लूप के सब पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है कि चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड घटेगा, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर होता है, न्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो इधर मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये बताओ डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि इस तरफ ये जो वायर है उसको दो पार्ट, ये पूरे प्लेन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो इस तरफ पूरे जगह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड केवल चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस केस में थीटा चेंज नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो आपको अगर इससे फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप क्या करिए, यहाँ से r डिस्टेंस पर dr विड्थ का एक एलिमेंट लीजिए, दिस इज dr, ये dr है। डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस वाले एरिया में। अच्छा, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, स्ट्रिप होगा। स्ट्रिप समझते हो, स्ट्रिप को हिंदी में पट्टी कहते हैं। तो ये एरिया एक स्ट्रिप होगा और इस सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। इस सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप निकालें। ये जो स्ट्रिप है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, डी फाई। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बी कितना है ये पता कर लीजिए, इसका एरिया कितना है ये पता कर लीजिए। एरिया कितना होगा, दिस इज एल एंड डी एक्स, तो एल डी एक्स, एल डी आर। बी और एरिया, अच्छा ये जो बी है उसका डायरेक्शन अंदर है और इस एरिया का डायरेक्शन या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। एरिया का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। आप कौन सा डायरेक्शन लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड से कम एंगल बनाएगा। तो कम एंगल कितना है, 0। तो यहां पर आंसर 0 होगा, मतलब cos 0 लिखाएगा, cos 180 नहीं लिखाएगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता और पूछते इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, तब दोनों आंसर सही होता, आइदर डॉट और क्रॉस। यहां पर अगर इस वायर में करंट ऐसे जाता और तब पूछते इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, तब डॉट कहते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल दिए। अब यहां से जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको इससे तो फ्लक्स निकालना है नहीं। सबसे पहला स्ट्रिप ये होगा, दूसरा स्ट्रिप ये होगा, आखिरी स्ट्रिप ये होगा। तो यहां से यहां तक जितना स्ट्रिप है उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल क्या है यहां पर, r। वेरिएबल क्या है, r। तो r का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करेगा, वेरी गुड, x से x प्लस एल। तो लिमिट होगा x से x प्लस एल। अब इस b का वैल्यू यहां पर रख करके इंटीग्रेट करिए। तो यहां पर डी फाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं डेल्टा फाई। b का वैल्यू आप रख दीजिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर।
इंटू एल डी आर, और कॉस जीरो का वैल्यू हो गया 1, इंटीग्रेशन x से x प्लस एल। यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एल, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई बाहर हो गया, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, और लिमिट रखेंगे तो एल एन एक्स प्लस एल बाई एक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो लूप है, इस लूप को अगर यहाँ से हम थोड़ा दूर कर दें, यहाँ कर दें, मतलब x का वैल्यू बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बिना इस कैलकुलेशन को किए हुए अगर हम ऐसे ही सोच करके बोले कि इस लूप को हम इस वायर से जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। वेरी गुड। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। यहाँ पर जो लाइन है वो ज़्यादा डेंसर है, और जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे लाइन का डेंसिटी घट रहा है। भाई फ्लक्स का वैल्यू जो ये आप लिखे हैं, बी क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन बाई एरिया इनटू एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन के बराबर ये। तो जब नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा लाइन इससे क्रॉस करेगा, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइन घटेगा, और अगर इसको इन्फिनिटी पर ले जाए तो नंबर ऑफ लाइन 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। पिछला जो चैप्टर था वो बेस्ड था बायट-सेवर्ट लॉ पर, और ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है फैराडेज लॉ पर। फैराडेज लॉ आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री का टॉपिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिजिक्स का टॉपिक है। साइंटिस्ट दोनों एक ही थे, लेकिन एक ही साइंटिस्ट केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स सब साइंस ही है, तो साइंस का ये सब तो साइंस के थे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है, सॉरी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि अगर किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर कोई लूप है उससे अगर नंबर ऑफ लाइन चेंज करता है, कांस्टेंट रहेगा तब नहीं, अगर चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर किसी लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट, लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन लूप is equal to EMF induced in the loop. Is equal to EMF induced in the loop. EMF को हम स्मॉल e से लिखे हैं। EMF induced in the loop is d phi by dt का माइनस। ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ये माइनस साइन ये बताता है कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा जो इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करे और डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज करे। मतलब अगर किसी लूप से फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाए, और अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाए। अगला लाइन लिख लीजिए, नेगेटिव साइन in above equation shows that EMF will induce such that
it will oppose the changing flux. It will oppose the changing flux. Full stop. It means the induced EMF will decrease the increasing flux. Decrease the increasing flux and increase the decreasing flux. Increase the decreasing flux. अगर EMF का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो इसका मॉड कर दीजिए, इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और डायरेक्शन जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं उसको सोच करके हम लोग निकालेंगे कि फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो EMF इस तरह से इंड्यूस होगा जो उसको घटाए एंड वाइस वर्सा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्लक्स है इस फ्लक्स के चेंज होने का कितना कारण है, तो आप कहोगे 3 कारण है। फ्लक्स चेंज हो सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, किसी स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ या घट रहा है तो फ्लक्स चेंज करेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि एरिया चेंज करें, कोई लूप का एरिया इतना बड़ा है फिर एरिया इतना बड़ा हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और तीसरा है एंगल चेंज करें, अगर एंगल चेंज करता है तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें बी चेंज करे, एस चेंज करे, थीटा चेंज करे। अब ये आपको देखना है कि इसमें क्या चेंज कर रहा है अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे पहले हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि यह स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है जिस स्क्वायर लूप का लेंथ L है और इसका यहाँ से डिस्टेंस x है। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो आप निकाल चुके हैं, इतना फ्लक्स पास करेगा। अब अगर हम इस लूप को यहीं पर छोड़ दें, यहीं पर रहने दें, तो इससे अभी टोटल सपोज 1 लाख लाइन क्रॉस कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो टाइम के साथ जैसे ही छोड़ दें तो क्या इसका लाइन चेंज करेगा? आंसर है नहीं, 1 लाख लाइन पहले जा रहा था अब भी जाएगा। लेकिन अगर इस वाले लूप को हम इधर की तरफ मूव करें, सपोज इसको हम इधर की तरफ पुल कर रहे हैं बाय ए फोर्स, सो दैट इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है v के बराबर। ये जो लूप है ये v वेलोसिटी से अगर इधर मूव कर रहा है तो जैसे जैसे इधर मूव करेगा अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कहाँ हो, यहीं हो कि दूसरी जगह हो? अभी तो दिखाए बताए थे अंदर के तरफ 1 लाख लाइन है तो यहाँ जाएंगे तो 50,000 होगा ना जी, यहाँ जाएंगे तो 25,000 होगा, इन्फिनिटी पर जाएंगे तो 0 होगा। अंदर के तरफ फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तो अगर अंदर के तरफ फ्लक्स घटता है तो इसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा? अगर EMF इंड्यूस होता है तो करंट इंड्यूस होगा। करंट कैसा इंड्यूस होगा? तो कहोगे देखिए इसमें करंट तो 2 ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो इस करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स किधर होगा? अंदर के तरफ, क्योंकि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर अंदर की तरफ, तो अंदर के तरफ फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब जब हम इसको इधर के तरफ मूव करेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। लेट दिस करंट इज I1। ये I1 क्या है? इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट। अब इस करंट का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डायरेक्शन ऐसे ही सोचेंगे जैसे अभी सोचें। जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे अंदर की तरफ फ्लक्स घटेगा, EMF इस तरह से इंड्यूस होगा, इसलिए करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो कि अंदर के तरफ फ्लक्स को इंक्रीज करे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको निकालना है, तो आप इससे पहले फ्लक्स निकाल लीजिए। फ्लक्स आप निकाल लिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसमें EMF इंड्यूस्ड आ जाएगा।
तो फ्लक्स का वैल्यू फाई आप इतना निकाल चुके हैं, ये अभी इसमें फ्लक्स है। और डी फाई बाई डी टी कितना होगा, क्योंकि अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस तो डायरेक्शन को बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। डी फाई बाई डी टी कितना होगा, तो लो डी फाई बाई डी टी हम यहीं पर निकाल रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है। बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, क्या एल वेरिएबल है? नहीं, जब ये दूर जाएगा तो एक्स का वैल्यू चेंज करेगा, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, बाकी सब क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट आप लोग करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एल एन एक्स प्लस एल बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये x का फंक्शन है तो लिखेंगे dx इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये इसको चेन रूल कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ये होगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई। अब एल एन आर्म का डिफरेंशिएशन आर्म के रिस्पेक्ट में जानते हैं, तो डी एल एन एक्स प्लस एल बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस एल बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस एल बाई एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक बार और लिख रहे हैं, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, एल एन आर्म का आर्म के रिस्पेक्ट में 1 बाई आर्म, तो x बाई एक्स प्लस एल इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो x प्लस एल बाई एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एल बाई एक्स, लिख सकते हैं ना। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 प्लस एल बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो x ऊपर जाएगा तो -1, तो nx का पावर n-1, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, 0 प्लस इतना, तो 0 में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को v कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। अरे भाई इसका वेलोसिटी v है तो इस वायर का भी वेलोसिटी v होगा ना, ये वाला जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना होगा, v होगा, तो ये v x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, इसलिए dx बाई डी टी को v कहेंगे वेलोसिटी। ये हो गया d फाई बाई डी टी, और d फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, EMF इंड्यूस्ड के बराबर, तो इसमें EMF इंड्यूस्ड इतना होगा। करंट कितना फ्लो करेगा अगर पूछे, तो ये जो वायर है इस वायर का रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, टोटल रेजिस्टेंस ये लूप का ऑफ लूप, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट I1, तो आप कहोगे सर EMF इंड्यूस्ड बाई R। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसमें देखो थोड़ा सा हम होशियारी कर देते हैं, ये x और x को मिटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई एल स्क्वायर, एल इंटू एल इंटू वी बाई 2 पाई x इंटू एक्स प्लस एल, एक्स इंटू एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाई आर। ये इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अभी स्टार्टिंग में आपको पहले डायरेक्शन पर थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि उसी में दिक्कत होता है, बाकी डिफरेंशिएशन आपको आता है। ये सबसे मुश्किल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था जो अभी किए हैं, आगे से डिफरेंशिएशन इससे भी आसान होगा। हालांकि डिफरेंशिएशन नहीं आता है ऐसा नहीं हो सकता, डिफरेंशिएशन तो आना पड़ेगा। तो आप फ्लक्स निकाल दीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन किधर होगा ऐसे निकालिए। अच्छा ये बताओ कि ये जो लूप है, इस लूप को अगर इधर मूव करें इस वायर के तरफ, तब डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि अगर लूप को आप इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर लूप है, 1 लाख लाइन इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, अब इसको अगर यहाँ से यहाँ ले आए
तो 1 लाख से ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा? ज़्यादा जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लाख लाइन जाने लगा तो अंदर के तरफ लाइन बढ़ रहा है, करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो अंदर के तरफ लाइन को घटाए। तो बताओ घटाने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच यहाँ पर सब जगह बाहर की तरफ होगा और तब फ्लक्स अंदर की तरफ घटेगा। फिर से एक बार जवाब दो। ये जो लूप है ये यहाँ पर है, 1 लाख लाइन क्रॉस कर रहा है। अगर इस लूप को हम इधर मूव करें, अब बोलो करंट किधर फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस लाइन के अलोंग मूव करते हैं तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। तो फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्शन को केवल एक्सप्लेन करेगा। देखिए और डायरेक्शन बताइए, तब तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये सपोज करो एक लूप है, ये एक लूप है किसी कंडक्टिंग वायर का जिसका कुछ रेडियस होगा, और ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा मैग्नेट से बाहर। अगर पूछें कि इस लूप से फ्लक्स पास करेगा तो कहोगे बिल्कुल करेगा सर। देखिए यहाँ से जो लाइन ऐसे निकला है तो कुछ लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे आके ऐसे आ गया, फिर ऐसे आके ऐसे आ गया, फिर आगे जाके ऐसे आ। एक लाइन तो इसमें एक्सिस के अलोंग होगा जो इन्फिनिटी तक जाएगा और फिर इन्फिनिटी से वापस आएगा। तो कुछ लाइन तो ऐसा होगा जो कि इसमें अंदर के तरफ जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस होगा। ये अगर मैग्नेट यहीं पर रुका हुआ है, सपोज यहीं पर रुका हुआ है, तो क्या उससे फ्लक्स चेंज करेगा? कहोगे नहीं सर। देखिए इसका एरिया तो कांस्टेंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जितना ये अभी है तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज करेगा नहीं। यहाँ जितना भी सब जगह सेम होगा ऐसा हम नहीं कर सकते, सब जगह अलग अलग ही हो, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। तो एरिया कांस्टेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सब पॉइंट पर कांस्टेंट है। इस एरिया का डायरेक्शन किधर लेंगे? अंदर की तरफ। तो एंगल कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर इस मैग्नेट को हम इधर की तरफ मूव करें तब इसमें करंट फ्लो करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यह आपको बताना है कि अगर इस मैग्नेट को हम इधर के तरफ मूव करते हैं तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा क्यों होगा एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि जैसे जैसे ये मैग्नेट इधर के तरफ जाएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही अगला में बोलना है। जैसे जैसे ये मैग्नेट उसके तरफ जाएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। क्या एरिया बढ़ेगा? क्या एंगल चेंज होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है का मतलब अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ेगा। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो अंदर के तरफ फ्लक्स को घटाए। तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, आई इंड्यूस्ड, जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ फ्लक्स को घटाएगा। अब इसका अपोजिट अगर करें, ये सेम मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम यहां से दूर की तरफ ले जा रहे हैं, अब क्या होगा? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। क्या डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड घटेगा तो अंदर के तरफ फ्लक्स घटेगा, अंदर के तरफ फ्लक्स घटेगा। तो करंट इस तरह से फ्लो होगा जो अंदर के तरफ फ्लक्स को बढ़ाए। तो अंदर के तरफ फ्लक्स को बढ़ाए मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। यह तरीका है। इसको सोचने का दूसरा तरीका, जरा अपना तरीका सोचने का चेंज करिए। फिर से हम उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि भाई मैग्नेट यहाँ स्थिर था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल इसके तरफ जा रहा है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग भी एक मैग्नेट बन जाएगा जिसमें कि ये वाला फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और ये वाला फेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है और अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये इसमें कोई पोल अभी नहीं बना है, ये ऐसे रुका हुआ है। लेकिन जब ये मैग्नेट इसके तरफ जाएगा तो ये वाला फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा।
क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्सन होता है। ये जब इसके तरफ जाएगा तो उसको अपोज करने के लिए, ये जो है उसको अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला फेस साउथ पोल बन जाएगा। तो अगर ये फेस नॉर्थ पोल है, तुमसे कहें कि एक रिंग है और ये वाला फेस नॉर्थ पोल है, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर किसी रिंग में ऐसे करंट फ्लो करता है तो आपको पहले सिखाए हैं कि ये फेस नॉर्थ पोल हो जाता है, ये फेस साउथ पोल हो जाता है। तो नॉर्थ पोल जब इसके तरफ जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, इसको देखो एन कहेंगे, तो ऑब्वियसली बैक वाला फेस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैग्नेट यहाँ से दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल जो इसके नज़दीक था वो दूर जा रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, तब उसको खींचेगा। भाई इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये जब कोई उसके पास आ रहा है तो उसको रिपेल करे, अपोज करने का क्या मतलब, उसको रिपेल करे। जब कोई दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करे, अपोज करने का मतलब तो यही है। तो ये जो मैग्नेट है ये जब यहाँ से दूर जाएगा, नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो ये वाला फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ जैसा। तो साउथ अगर है इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो आगे से आप ऐसे सोचेंगे कि इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो एक्सटर्नल कॉज को अपोज करे। क्या करे, एक्सटर्नल कॉज को अपोज करे। इसको लेंज लॉ कहते हैं। लेंज लॉ केवल डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें आपको ये सिखा रहे थे कि अगर कोई लूप है उसके पास अगर नॉर्थ पोल जाता है, नॉर्थ पोल उसके तरफ जाता है तो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। और अगर नॉर्थ पोल उससे दूर जाता है तो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। इसी तरीके से अगर आप लोगों से एक बार हम प्रैक्टिस करवाएं कि ये सेम मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, अभी ये स्थिर है, तो क्या इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट होगा, नहीं होगा। ये अगर साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो साउथ, भाई नॉर्थ पोल से ऐसे आता है लाइन और साउथ पोल के तरफ इंटर करता है ऐसे। अब यहाँ पर अगर कोई रिंग है तो इसका मतलब लाइन जो है ऐसे आकर के ऐसे इसमें इंटर करेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। तो साउथ यहाँ रहेगा तो यहाँ डॉट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो डॉट लिख देते हैं। अब ये बताओ कि अगर ये साउथ पोल यहाँ से दूर जा रहा है तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स किधर, डॉट का मतलब तुम्हारे तरफ, बाहर की तरफ। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ सपोज 1000 लाइन अभी आ रहा है। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो बाहर की तरफ लाइन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। बाहर की तरफ लाइन अगर घट रहा है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो बाहर की तरफ लाइन को बढ़ाए। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब साउथ पोल अगर दूर जाता है तो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को आप दूसरे तरीके से सोचिए कि ये साउथ पोल है और ये दूर जा रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा कि उसको खींचे, नॉर्थ पोल जैसा। मतलब ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे से हम लोग तरीका को चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे सोच लो। या देख लो कि भाई अगर दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करने के लिए कैसा बिहेव करना चाहिए। साउथ पोल है, दूर जा रहा है तो इसको कैसा बिहेव करना चाहिए, नॉर्थ के तरफ। तो नॉर्थ का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा। और ये साउथ पोल अगर इसके तरफ जाए, इसके तरफ जाए तो बाहर के तरफ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो करंट इस तरह से फ्लो होगा जो बाहर के तरफ फ्लक्स को घटाए। डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। फिर से सोचो, ये साउथ पोल इसके तरफ जा रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा, तब तो रिपेल करेगा। तो साउथ पोल जैसा, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज करंट। तुम लोग गलती क्या करोगे जब आगे सवाल पूछेंगे तब, तुम कहोगे सर देखिए ये नॉर्थ पोल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, बाहर की तरफ है। तो हम पूछेंगे कि देखो ये दूर जा रहा है ऐसे, तो बताओ कैसा इंड्यूस्ड करंट होगा। तो कहोगे सर ये डॉट है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो क्रॉस हो जाए। ये सोचना गलत है। ये मैग्नेटिक फील्ड को देख करके आप डायरेक्शन डिसाइड मत करिए।
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है उसको देख करके डायरेक्शन डिसाइड करिए। अगर हम यहाँ ऐसे रोके हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट है, तो बताओ कह दोगे डॉट मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें इंड्यूस करंट सर ऐसे होगा, ये तो गलत हो गया ना। इंड्यूस करंट क्या होगा? जीरो होगा। जब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, इसलिए डायरेक्शन कैसा होगा? बढ़ाने के लिए, तो डायरेक्शन ऐसे होगा। और अगर इसके तरफ जा रहा है तब क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देख करके करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिसाइड मत करिए। वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है उसको देख करके डिसाइड करना है। क्योंकि EMF इंड्यूस्ड होता है माइनस d∅dt, करंट होता है E/R, मतलब 1/R d∅dt। ये करंट जो है वो फ्लक्स के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स अभी डॉट है कि फ्लक्स क्रॉस है उस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन को देख करके एक्सेलरेशन बता सकते हो? अगर तुमसे पूछें कि एक कार है जिसका वेलोसिटी इधर के तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड अभी, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? कहोगे सर एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 5 के बाद इसका वेलोसिटी अगर 6 हो जाए तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इधर है, लेकिन 5 के बाद अगर 4 हो जाए तो कहेंगे एक्सेलरेशन इधर है। तो वेलोसिटी को देख करके एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं कर सकते, वेलोसिटी के चेंज को देख करके कर सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उधर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन dv/dt है, यहाँ प्लस साइन है, मतलब जिधर वेलोसिटी बढ़ेगा उधर एक्सेलरेशन होगा। और EMF माइनस d∅dt होता है। अगर ये प्लस रहता तो हम क्या करते हैं कि जिधर फ्लक्स बढ़ेगा EMF उधर होगा। माइनस क्या बता रहा है कि जिधर फ्लक्स घटेगा उधर EMF का डायरेक्शन होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका मतलब ये है फ्लक्स किधर है वो देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो किधर बढ़ रहा है या घट रहा है उसको देख करके डिसाइड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ये एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I, और ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। इस रिंग का कुछ रेडियस होगा, पता नहीं है। ये जो करंट है ये करंट इंक्रीज कर रहा है। तो बताइए कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्वेश्चन लिख लो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। तो इसमें चूंकि करंट इंक्रीज कर रहा था, देखो इसको करना कैसे है। ये जो करंट है इस करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डॉट होगा। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह डॉट होगा। अगर ये करंट कांस्टेंट रहे तो इससे फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जितना है उतना ही रहेगा हमेशा। यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। इसका एरिया चेंज नहीं कर रहा है। एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी जीरो है, तो वो भी चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर करंट कांस्टेंट रहता तो इससे फ्लक्स बाहर की तरफ कांस्टेंट होता। चूंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो बाहर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और बाहर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो बाहर की तरफ फ्लक्स को डिक्रीज करे। तो अगर ऐसे फ्लो करता तो वो तो इंक्रीज करेगा। ऐसे अगर इसमें करंट फ्लो करता है इंड्यूस्ड करंट I1, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ होगा जो बाहर की तरफ फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। सो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब इसको लिखिए, लिखो, एज करंट इंक्रीजेज इन स्ट्रेट वायर, as current increases in a straight wire, magnetic flux through circular loop will increase in outward direction,
increase in outward direction. Full stop. So direction of induced current in loop will be such that it should decrease flux outward. Decrease flux outward. So induced current will be clockwise. अगला हेडिंग है मोशनल ईएमएफ.